गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, हमने आपको पहले सकारात्मक साधन के अंतर्गत खेलकूद, नैतिक शिक्षा, विद्यालय की सहगामी क्रियाएं, लास्ट में बताया था स्वशासन, इसके बारे में अध्ययन करा चुके हैं। अब स्वशासन के प्रकारों के बारे में बतलाएंगे। अब स्वशासन आया कहाँ से? स्वशासन में बात करें हम सर्वप्रथम इसमें विलियम आर जॉर्ज ने अमेरिका में विलियम आर जॉर्ज ने अमेरिका में, कहाँ पर? अमेरिका में विलियम आर जॉर्ज ने अमेरिका में किया। जॉर्ज जूनियर पब्लिक स्कूल नाम से प्रसिद्ध है। जॉर्ज जूनियर पब्लिक नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार सर्वप्रथम किसका? स्वशासन का जो अर्थ किया था, किसका? स्वशासन का अमेरिका में किया, जो जॉर्ज जूनियर पब्लिक स्कूल। विलियम जॉर्ज ने सर्वप्रथम अमेरिका में स्वशासन का प्रयोग किया। स्वशासन कहाँ पर कैसे किया जाता है? कहाँ पर किया? जॉर्ज जूनियर पब्लिक स्कूल के अंतर्गत विलियम जॉर्ज ने कहाँ पर किया था? अमेरिका में। स्वशासन के रिपब्लिक के नाम से प्रसिद्ध है। जूनियर रिपब्लिक स्कूल, रिपब्लिक के नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ पर? अमेरिका में। अब ये रिपब्लिक है, इसी का प्रयोग द लिटिल कॉमनवेल्थ के नाम से भी प्रयोग है। इसी प्रकार इसका प्रयोग द लिटिल कॉमनवेल्थ के नाम से प्रसिद्ध है। क्या इसमें क्या बालक होते हैं, उन बालकों के अंतर्गत उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ जाती है। जैसे कोई न्याय से संबंधित हमें कार्य कराना है, तो वहाँ की जो बालक होते हैं उनको ही वहाँ की सरकार स्थापित कर देते हैं। अब न्याय से वहाँ का ही उच्च अधिकारी बनेगा, जज बनेगा, कोई वकील बनेगा, या फिर जो दंड का अपराधी है, जो दंड भुगतेगा, अपराध करेगा, वो भी उन बालकों, उनके ऊपर स्वतंत्र रूप से यह कार्य छोड़ दिया जाता है। क्या? स्वशासन के लिए आप न्याय व्यवस्था करोगे तो आप किस प्रकार से इसका प्रयोग करोगे? आपके सामने एक अपराधी आएगा और आप जज हो, तो आप निर्णय किस प्रकार से देंगे? तो ये सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ से चालू हुई? ये जो स्वशासन की व्यवस्था है वो विलियम आर जॉर्ज ने अमेरिका में जूनियर रिपब्लिक के नाम से स्थापित की थी। इसका प्रयोग द लिटिल कॉमनवेल्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो इसमें बच्चों को न्याय दिलाना, न्याय स्थापित करना, दंड के लिए भागीदारी करना। इसमें जो प्रारंभिक स्थिति थी, विद्यालय में प्रारंभिक स्थिति 5 वरिष्ठ छात्रों की सरकार बना दी जाती है। फिर प्रतिनिधि, दंड और अपराध को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो वहाँ से बालकों को स्वतंत्र रूप से, प्रजातांत्रिक रूप से बालकों के ऊपर स्वशासन स्थापित करना, स्वयं ही निर्णय लेना, ये बालकों को अमेरिका के द्वारा सर्वप्रथम अमेरिका में जॉर्ज विलियम जो जॉर्ज है उन्होंने ये कार्य किया था। और ये इसका प्रयोग लिटिल कॉमनवेल्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है और जॉर्ज जूनियर रिपब्लिक के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। क्या? स्वशासन के प्रकार के अंतर्गत जो स्वशासन है वो किस प्रकार से आया? अब स्वशासन, विद्यालय में स्वशासन निम्नांकित 5 रूपों से देखा जाता है। हम विद्यालय में जो स्वशासन स्थापित करते हैं वो 5 रूपों के अनुसार, 5 प्रकार के अनुसार कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं? उसमें है नंबर 1 है अनौपचारिक रूप। स्वशासन के अनौपचारिक रूप के अंतर्गत छात्रों की एक अस्थायी समिति बना दी जाती है जो विशिष्ट अवसरों पर उत्तरदायित्व संभालती है, जैसे वार्षिकोत्सव, किसी नाटक या अभिभावक दिवस पर। अनौपचारिक रूप से
अनौपचारिक रूप से। अब अनौपचारिक रूप में हम स्वशासन बालक के अंतर्गत कैसे स्थापित करते थे? बालक को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था कि आपको किसका प्रोग्राम करवाना है, वार्षिकोत्सव, वार्षिकोत्सव। वार्षिकोत्सव या कोई साल भर में कोई भी अभिभावक दिवस या कोई भी सम्मेलन है, उनका अनौपचारिक रूप से आपको इसका उत्तरदायित्व संभालना है। तो अगर बालक ये कार्य करेगा तो बालक स्वयं ही क्या हो जाएगा, स्वयं अनुशासन क्या कर लेगा, स्थापित कर लेगा। तो अनौपचारिक रूप का जो साधन है ये स्वशासन के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। अगला जो इसका रूप है वो है विशिष्ट सेवा रूप, स्पेशल सर्विस टाइप्स। विशिष्ट सेवा रूप, विशिष्ट सेवा रूप। विशिष्ट सेवा रूप के अंतर्गत स्वशासन के इस रूप के अंतर्गत कुछ विशिष्ट कार्यों को संपादित करने का उत्तरदायित्व छात्रों पर डाल दिया जाता है, जैसे स्वच्छता सेवा अनुशासन मंडल, स्वच्छता सेवा अनुशासन मंडल, स्वच्छता सेवा अनुशासन मंडल, स्वास्थ्य क्लब इत्यादि स्वशासन विशिष्ट करने के लिए सीमित रहता है। स्वास्थ्य क्लब, स्वच्छता सेवा हमारे जो विद्यालय की जो वातावरण है, विद्यालय की जो बगीचे की सफाई करना, प्रांगण की सफाई करना, प्रार्थना सभा में जो भी आप बैठते हो वहाँ की स्वच्छता का ध्यान रखना। अनुशासन मंडल स्थापित किया जाता है जो आप बालकों को किस प्रकार से अनुशासित करेगी, वो अनुशासन हर वर्ग के या हर कक्षा के बालकों को ऐसे उन बालकों का चयन करना, उन सभी बालकों में से एक एक बालकों का चयन करना। तो अनुशासन मंडल के अंतर्गत उनका चयन किया जाता था विशिष्ट सेवा के रूप में। फिर स्वास्थ्य क्लब, जैसे विद्यालयों के अंतर्गत हम देखते हैं ना कि बाहर से जो गवर्नमेंट जो लगाती है, क्या कैंप लगाती है, जैसे आँखों का उपचार किया जाता है, हृदय रोग का उपचार किया जाता है। तो वहाँ पर बालक अपना श्रमदान देकर अपना जो अनुशासन की भावना है उसको प्रदर्शित करते हैं। ये किस प्रकार के रूप में है, विशिष्ट सेवा के रूप में। बालक स्वच्छता का ध्यान सावधानी पूर्वक करते हैं, बालक स्वयं स्वच्छ रहकर दूसरों को भी स्वच्छता का उपदेश देते हैं। अनुशासन रहते हुए बालक इसमें स्वयं अनुशासन की भावना का विकास किया जाता है। अगला जो इसका प्रकार है वो है साधारण परिषद रूप। साधारण परिषद रूप, साधारण परिषद रूप। स्वशासन के इस रूप में छात्रों की एक स्थायी संस्था बना दी जाती है। स्वशासन के इस रूप में छात्रों की एक स्थायी संस्था बना दी जाती है जो केंद्रीय रूप में कार्य करती है और छात्रों की समस्याओं से संबंधित कार्य करते हैं। इस संस्था में छात्र चुनकर अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। कुछ छात्रों को मनोनीत भी किया जाता है तो कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं। इस साधारण में एक स्थायी संस्था बनाते हैं। अब जो स्थायी संस्था बनाते हैं तो उनकी जो और भी बालक हैं उनकी कोई समस्या होती है, वो समस्या या संस्था के रूप में जो उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको वो अवगत कराते हैं। उन प्रतिनिधियों में कुछ तो चयनित होते हैं और कुछ क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, कुछ पदेन होते हैं। तो एक संस्था बनाकर साधारण परिषद का क्या बनाते हैं, एक स्वरूप बनाते हैं जो स्वशासन के प्रकार के लिए बहुत ही या स्वशासन के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। अगला जो इसका रूप है वो है जटिल परिषद। ये तो हो गई साधारण परिषद और वो हो जाएगी जटिल परिषद। जटिल परिषद रूप। इस रूप में 2 या 2 से अधिक स्थायी समितियां होती हैं। 2 या
2 से अधिक स्थायी समिति होती हैं। 2 या 2 से अधिक स्थायी समिति होती हैं। कुछ समितियां कार्यकारी शक्तियां रखती हैं तो कुछ वैज्ञानिक शक्तियां रखती हैं। निहित शक्तियों के आधार पर ये समितियां छोटी या बड़ी होती हैं, जिनमें छात्र चुनाव करके अपने प्रतिनिधि भेजते। कुछ तो कार्यकारिणी होती है और कुछ वैज्ञानिक समिति, कुछ तो कार्यकारिणी और कुछ होती हैं वैज्ञानिक। तो इसमें जो छात्र होते हैं उसमें क्या करते हैं, अपने जो साथ के जो छात्र होते हैं उनका प्रतिनिधि चुनकर इन समितियों में स्थापित करते हैं। जो भी उनकी समस्या, जो भी उनके कार्य हैं, वो उन्हीं के माध्यम से करवाते हैं। अगला जो रूप है वो है नंबर 5, विद्यालय नगर रूप, स्कूल सिटी टाइप। स्वशासन के इस रूप में विद्यालय के अंतर्गत ठीक उसी प्रकार की सरकार स्थापित की जाती है जैसे किसी नगर राज्य की सरकार होती है। विद्यालय नगर रूप, विद्यालय नगर रूप, इसमें उसी प्रकार की सरकार का स्थापित किया जाना जैसे किसी राज्य की सरकार हो, किसी देश की सरकार हो, उसी प्रकार की सरकार इसमें विद्यालय के अंतर्गत स्थापित की जाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत विद्यालय के छात्रों को कई खंडों में विभक्त किया जाता है जो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ये प्रतिनिधि एक परिषद का गठन करते हैं। परिषद की अनेक उप समितियां बनती होती हैं जो पृथक पृथक कार्य के लिए उत्तरदायी होती है। ये एज ए अपनी गवर्नमेंट, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट बनती है या देश की गवर्नमेंट बनती है, उसी के अनुसार विद्यालय नगर रूप के अंतर्गत एक सरकार बनाई जाती है। उस सरकार को विभिन्न खंडों में विभाजित किया जाता है। उस खंडों के विभाजित में उसमें समितियां भी होती है, सब समितियों को उप समितियां भी होती है जिनके जो प्रतिनिधि चयनित होकर वहाँ जाते हैं वही वो कार्य करवाते हैं। तो ये हो गए आपके स्वशासन के प्रकार के अंतर्गत अनौपचारिक रूप, विशिष्ट सेवा रूप, साधारण परिषद रूप, जटिल परिषद रूप और विद्यालय नगर रूप। ये अनुशासन के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। अब प्रकार के बाद अनुशासन हो गया, फिर उसके प्रकार हो गए, फिर प्रकार के बाद आ जाएंगे कुछ लाभ और कुछ उसकी हानियाँ। अब अनुशासन होगा तो उसके कुछ लाभ भी मिलेंगे और कुछ कमी भी उसमें रह जाती हैं तो हानियाँ कहलाती हैं। अब पहला जो पॉइंट है वो आएगा आपको लाभ। अनुशासन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। अनुशासन के लाभ के अंतर्गत आता है पहला अनुशासन स्थापना। अनुशासन स्थापना, अनुशासन स्थापना। अनुशासन स्थापना का विकास विद्यालय अनुशासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। छात्र स्वशासन का विद्यालय अनुशासन पर बहुत महत्व प्रभाव पड़ता है। रॉस महोदय के अनुसार, रॉस ने क्या कहा है अनुशासन के बारे में, रॉस ने क्या कहा है, अच्छे आचरण स्वशासन से अवतरित होते हैं। अच्छे आचरण, अच्छे आचरण स्वशासन से अवतरित होते हैं। अच्छे जो आचरण है वो स्वशासन होते हैं, उससे ही अवतरित। जबरदस्ती से आप बालक के अंतर्गत स्वशासन का विकास नहीं कर सकते। स्वयं अच्छा, सामने वाले जो शिक्षक होंगे, माँ बाप, कोई भी हो XYZ, वो उसका आचरण अगर अच्छा हुआ तो स्वशासन ऑटोमेटिक ही आपके अंतर्गत डेवलप हो जाएगा। वास्तव में कक्षा जब छात्रों के कंधों पर
पर दायित्व आ जाता है तो छात्र बड़े ही चाव तथा लगन से उसके पूरा करने का प्रयास करते हैं। इससे छात्रों को असंतोष भी नहीं होता तथा जहाँ असंतोष नहीं होता वहाँ अनुशासनहीनता भी नहीं दी जाती है। वास्तव में जब बच्चों के कंधों पर दायित्व आ जाता है, अब कहने का अच्छे आचरण स्वशासन से अवतरित होते हैं, ये तो रोज ने कह दिया, पर छात्रों के कंधों पर आप कोई दायित्व डाल दोगे, उत्तरदायित्व मतलब काम दे दोगे कि आपको ये कार्य संपन्न कराना है, तो छात्र उस कार्य को पूरी लगन से, पूरी रुचि से, पूरी मेहनत के साथ करेगा। पूरी मेहनत के साथ करेगा तो छात्र के अंतर्गत आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा तो छात्र स्वशासन स्वयं स्थापित हो जाएगा और बालक अनुशासनहीनता नहीं करेगा, बालक स्वयं अनुशासन की भावना से ओतप्रोत होगा। पहला जो इसका लाभ है वो है अनुशासन की स्थापना। दूसरा जो लाभ है वो है नेतृत्व गुणों का विकास। नेतृत्व गुणों का विकास। नेतृत्व गुणों का विकास। छात्र स्वशासन छात्रों के नेतृत्व गुणों का विकास करता है। छात्र स्वशासन के अंतर्गत छात्र अनेक क्रियाकलापों का संचालन तथा व्यवस्था करते हैं। वे छात्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। इससे उनमें नेतृत्व गुणों का विकास होता है, कार्य करने का ढंग आता है तथा आयोजन करने की कुशलता होती है। छात्रों को नेतृत्व गुणों का विकास, छात्रों के अंतर्गत छात्र स्वयं जो कार्य करते हैं, स्वयं कह दिया ना, इसमें कोई जिम्मेदारी बालक को देते, जिम्मेदारी दे देते तो बालक में नेतृत्व करने की क्षमता आ जाती है। तो नेतृत्व करेगा तो बालक स्वशासित या स्वशासन स्वयं ही स्थापित हो जाएगा। अगला जो इसका लाभ है वो है नागरिक गुणों का विकास। नंबर 3 है नागरिक गुणों का विकास। नागरिक गुणों का विकास। स्वशासन छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करता है। इससे छात्रों में अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति समुचित दृष्टिकोण विकसित होती है। छात्रों में अधिकार एवं कर्तव्य का दृष्टिकोण है वो उचित रूप से विकसित होता है। नागरिक गुणों का विकास तो होगा, बालक जो कार्य करेगा वो सबके लिए क्या होगा, प्रेरणादायक होगा। नागरिकों के गुणों का उसमें विकास होगा। अनुशासनहीनता करेगी तो नागरिक गुणों का विकास तो होगा ही नहीं। अनुशासितहीनता, तो स्वयं अनुशासित रहने पर बालकों के कर्तव्य गुणों का, अधिकार कर्तव्य के प्रति समुचित दृष्टिकोण दिखलाई देता है। चुनाव पद्धतियों का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है तथा ये सहानुभूति, सहयोग, उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता का विकास करते हैं। चुनाव पद्धति का व्यावहारिक ज्ञान, आपको पता है चुनाव होते हैं तब अपन कहते हैं ना ये बहुत व्यवहार कुशल है, इसको हम वोट देंगे। क्यों? उसके जो नागरिक गुण है उसके अंतर्गत, जो व्यावहारिक गुण है उसके अंतर्गत, उसको हम देखते कितना अच्छा आदमी है, ये हमारे देश की ये काम करेगा, ये हमारे वार्ड के लिए करेगा, या हमारे जिले के या गांव के कोई भी हो, तो उसके नागरिक गुणों का विकास, ये उसके अंतर्गत उसके व्यावहारिक ज्ञान को नापना, ये स्व अनुशासन के अंतर्गत आता है। ये इसका लाभ है। कौन सा? नागरिक गुणों का विकास स्थापित करना। अगला जो लाभ है वो है नैतिक प्रशिक्षण। नैतिक प्रशिक्षण। नैतिक प्रशिक्षण। स्वशासन छात्रों में नैतिक गुणों का विकास करता है। कर्तव्यपरायणता, नैतिक गुणों का कर्तव्यपरायणता, कर्तव्यपरायणता, सहिष्णुता, कर्तव्यपरायणता, सहिष्णुता, धैर्य, सहानुभूति, धैर्य, सहानुभूति, निष्पक्षता इत्यादि।
इत्यादि गुणों का विकास करना। नैतिक प्रशिक्षण के अंतर्गत कर्तव्य परायणता बालक के अंतर्गत आती है। सहिष्णुता की भावना, धैर्य रखना, सहानुभूति और निष्पक्षता, इसके अंतर्गत कोई भेदभाव नहीं किया जाता। बालक आपसी सहयोग करते हैं। परस्पर सहयोग की भावना नैतिक प्रशिक्षण के अंतर्गत दी जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है छात्र अध्यापक का सहयोग। अगला जो लाभ है वो है छात्र अध्यापक का सहयोग। छात्र अध्यापक का सहयोग। छात्र अध्यापक का सहयोग किसके अंतर्गत? स्वशासन के लाभ के अंतर्गत पॉइंट है। छात्र अध्यापक सहयोग। स्वशासन के कारण छात्र तथा शिक्षकों के पारस्परिक संपर्क बढ़ते हैं। इसके माध्यम से वे एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के निकट आने के अवसर पाते हैं। इससे अनेक समस्याओं का सतही समाधान हो जाता है। परस्पर मध्यस्थता, परस्पर सहयोग, परस्पर एक दूसरे के निकट आना कैसे? स्वशासन के द्वारा। अगर बालक उद्दंड होगा, अनुशासनहीनता करेगा तो शिक्षक क्या करेगा? उसका नेग्लेक्ट करेगा, उसका कोई कार्य करने में उसका सहयोग नहीं। अगर बालक अच्छा है, नैतिक गुणों का उसके अंतर विकास है, नेतृत्व गुणों का विकास है, स्वशासित है, तो शिक्षक का कर्तव्य है या शिक्षक हमेशा चाहेगा कि मैं उस बालक की और हेल्प करूँ। जो भी उसके अंतर्गत, जो भी उसको विषयगत या व्यावहारिक रूप से कोई भी कठिनाइयों का सामना कर रहा है तो शिक्षक उसकी पूर्ण रूप से हेल्प करेगा। तो स्वशासन बालक के अंतर्गत छात्र अध्यापक के सहयोग के अंतर्गत स्वशासन स्थापित किया जाना, ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध प्रतीत होता है। अगला जो पॉइंट है वो है सामाजिकता का विकास। सामाजिकता का विकास। सामाजिकता के विकास के अंतर्गत छात्रों में सामाजिकता का विकास होता है। स्वशासन से वे छात्र समस्त कार्यों को समूह रूप में करते हैं। स्वशासन से छात्रों में सामाजिकता का विकास होता है और छात्र क्या करते हैं? समस्त कार्य जो भी कार्य हैं वो समूह के रूप में करते हैं। समूह के रूप में करेंगे तो सामाजिकता का बालकों के अंतर्गत विकास होगा। एक दूसरे के सहयोग की भावना बालक आपस में करेंगे। इसमें बालक में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करने का तथा उसमें नवीन सामाजिक कुशलताओं की क्षमताओं का विकास होता है। स्वशासन से आत्मनियंत्रण की भावना का विकास होता है, सुनागरिकता का विकास होता है। सामाजिकता में समूह रूप में बालक के अंतर्गत जो भी कार्य करते हैं वो समूह रूप में करते हैं तो एक दूसरे का बालक क्या करते हैं? सहयोग की भावना का विकास होना। जो भी बालकों के अंतर्गत समस्या आती है वो सहयोग से आपस में कर लेते हैं। और संक्षेप में अगर बात करें इसकी तो इसमें स्वशासन के अंतर्गत बालक में आत्म अनुशासन की विकास होना, सुनागरिकता का विकास होना, कानून तथा सामाजिक व्यवस्था के प्रति श्रद्धा जागृत होना, छात्र अध्यापकों के अंतर्गत क्या होना? मधुर संबंध स्थापित होना। ये स्व अनुशासन के प्रकार अर्थात लाभ के अंतर्गत आते हैं। स्वशासन ही बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इससे सार्वजनिक नैतिकता का विकास भी होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्वशासन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इससे सामाजिकता का भी विकास होता है या सार्वजनिक रूप से सामाजिकता का विकास, नैतिकता का विकास होता है। ये तो हो गए इसके कुछ लाभ। अब जहाँ लाभ हैं तो वहाँ क्या होंगी? कुछ इसकी हानि भी होंगी। स्वशासन की हानि। नंबर 1 है छात्र विद्यालय के अनेक कार्यों में विद्यालय के अनेक कार्यों में
छात्र विद्यालय के अनेक कार्यों में अनधिकार हस्तक्षेप करते हैं, जिससे अनधिकार हस्तक्षेप करते हैं, जिससे अनधिकार हस्तक्षेप करते हैं, जिससे विद्यालय में सुसंचालन में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे विद्यालय में सुसंचालन में बाधा आती है। तो ये एक इसकी हानि है। क्या? बालक अनेक कार्यों में अनधिकार, जिसका अधिकार भी नहीं है, उसमें जबरदस्ती क्या करते? हस्तक्षेप करते। तो हस्तक्षेप करेंगे तो बालक क्या होगा? अनुशासनहीनता करेगा, अनुशासनहीनता होगी। तो अनुशासनहीनता होगी तो उसका जो संचालन है उसमें बाधा उत्पन्न आती है। तो ये इसकी कुछ लिमिट्स अर्थात हानियां हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है छात्रों में परस्पर दलबंदी। छात्रों में परस्पर दलबंदी, झगड़ा, मारपीट आदि बढ़ते हैं। झगड़ा, मारपीट आदि बढ़ते हैं। किससे? स्व अनुशासन। छात्रों में परस्पर क्या हो जाती है? फिर जब अधिकार जमाएंगे, ये मेरा दल बना लेंगे, गुट बना लेंगे, समूह, तो आपस में क्या होगा? झगड़ा होगा और मारपीट होगी एक दूसरे। तो ये अनुशासनहीनता हो जाएगी। तो ये इसकी हानि है। अगला जो पॉइंट है वो है परस्पर ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्यता उत्पन्न होना। ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्यता उत्पन्न होना। आपस में दलबंदी हो जाएगी, गुट बन जाएगा, झगड़ा मारपीट होगा तो ईर्ष्या तो होगी। बड़ा एक गुट आगे बढ़ रहा है, दूसरा गुट पिछड़ रहा है, तो ईर्ष्या होगी, द्वेष होगी और वैमनस्यता। तो ये भी स्वशासन की हानि के अंतर्गत आता है। वैमनस्यता, द्वेष और ईर्ष्या। अगला जो पॉइंट है, हानि है, वो है अध्ययन के मूल्य पर अन्य कार्यों में अन्य कार्यों में छात्रों का पर्याप्त समय नष्ट हो जाता है। छात्रों का पर्याप्त समय नष्ट होना, ये भी स्वशासन के अंतर्गत आता है। अध्ययन के मूल्य पर अन्य कार्यों में, अध्ययन के अलावा जो अन्य कार्य हैं उस पर छात्रों का जो समय है, पर्याप्त समय, वो नष्ट होना, ये स्वशासन के अंतर्गत आता है। अगला जो पॉइंट है वो है स्वशासन के कारण कभी कभी बाह्य तत्व भी विद्यालय में प्रवेश कर जाते हैं, जिसका अनुशासन पर कुप्रभाव पड़ता है। बाह्य तत्व, मैंने बताया ना, संकीर्ण विचारधारा वाले, जातीय भेदभावता को बढ़ाने वाले, ऊंच नीच को बढ़ावा देने वाले बाह्य तत्वों के अंतर्गत आते, वो भी अनुशासनहीनता के हानि के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने अनुशासन के प्रकार, अनुशासन के लाभ और अनुशासन की हानि पढ़ाई। आशा करती हूँ आप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।